प्यारे विद्यार्थियों, वेरी गुड मॉर्निंग। आज की ऑनलाइन क्लास में हम भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित एक बहुत ही ज्वलंत टॉपिक को ले रहे हैं। जिस टॉपिक का बहुत अधिक महत्व है, चाहे वो अपनी ग्रेजुएशन की एग्ज़ाम यानी BA पार्ट फर्स्ट का एग्ज़ाम हो या फिर वो MA फाइनल का एग्ज़ाम हो। इंडियन इकोनॉमी के पेपर में इस टॉपिक का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है और बहुत ही एक रोचक टॉपिक है जिस पर व्यापक बहस हो सकती है। टॉपिक का नाम है भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। इससे पूर्व के लेक्चर में हमने देखा था कि भारत में पोर्टफोलियो यानी विदेशी पोर्टफोलियो निवेश और विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की बात करी थी। इस टॉपिक को आज हम सेपरेट रूप से डिस्कस करेंगे क्योंकि यह परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और इसका बहुत अधिक महत्व है भारतीय अर्थव्यवस्था में। आप जानते हैं कि जैसा मैंने पहले भी कहा था कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से तात्पर्य विदेशों से निवेशकों द्वारा जो भारत की अर्थव्यवस्था में पैसा लगाया जाता है, भारतीय कंपनियों में पैसा लगाया जाता है, भारत के उद्यमों में पैसा लगाया जाता है और भारत में औद्योगिक इकाइयाँ या कंपनियाँ खड़ी की जाती हैं, उसका बहुत अधिक महत्व होता है किसी भी देश के आर्थिक विकास में। और यह विदेशी पूंजी ही है जिसके मार्फत देश में न केवल और प्रौद्योगिकी का स्थानांतरण होता है बल्कि उसके साथ साथ वहाँ की प्रबंधकीय कुशलता भी हमें प्राप्त होती है। तो भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की हम बात करें उससे पहले हमें ये देखना होगा कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश है क्या। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके तहत एक देश यानी मूल देश के निवासियों द्वारा किसी अन्य देश में, जिसको मेजबान देश कहा है, एक फर्म के उत्पादन, वितरण और अन्य गतिविधियां, चाहे वो विपणन की गतिविधियों से संबंधित हो, उसको नियंत्रित करने के उद्देश्य से संपत्ति का स्वामित्व प्राप्त करते हैं। अर्थात किसी भी देश के निवेशकों द्वारा अन्य देशों में जो वहाँ के उद्योगों में, फर्मों में या कंपनियों में जो निवेश किया जाता है और उस निवेश के बदले उनको उत्पादन में, वितरण में और विपणन में प्रबंध की हिस्सेदारी उनको मिलती है, तो इस तरह का जो स्वामित्व उन्हें मिलता है निवेश करने के बदले, यह प्रक्रिया कहलाती है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। यह विदेशी पोर्टफोलियो निवेश से अलग है। इसमें विदेशी इकाई केवल एक कंपनी के स्टॉक या बॉन्ड खरीदती है, लेकिन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में निवेशक को व्यवसाय पर नियंत्रण का अधिकार प्रदान नहीं किया जाता। यानी FDI में निवेशकों को, हिस्सेदारों को स्वामित्व में भागीदारी मिलती है और उन्हें उत्पादन, वितरण और विपणन जैसी गतिविधियों, प्रबंधन संबंधी गतिविधियों में भी हिस्सेदारी मिलती है, उन्हें स्वामित्व मिलता है। जबकि विदेशी पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में यह भागीदारी उन्हें नहीं मिलती है। इसका अंतर हम पहले भी स्पष्ट कर चुके हैं। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के प्रवाह में शामिल पूंजी किसी उद्यम के लिए एक विदेशी प्रत्यक्ष निवेशक द्वारा या तो सीधे तौर पर या अन्य संबंधित उद्यमों के माध्यम से प्रदान की जाती है। यानी प्रत्यक्ष विदेशी निवेशक जो भी कोई विदेशी भारत के फर्मों में या उद्योगों में या कंपनियों में निवेश करना चाहता है, वो या तो प्रत्यक्ष रूप से भी निवेश कर सकता है या फिर वह किसी उद्यम के मार्फत। FDI में 3 घटक, इक्विटी कैपिटल, पुनर्निवेशित आय जिसको री इन्वेस्टेड अर्निंग्स कहते हैं, और तीसरा इंट्रा कंपनी लोन्स जिसको अंतर कंपनी ऋण कहा जाता है, ये इसमें शामिल होते हैं। अर्थात FDI में तीनों घटकों, इक्विटी कैपिटल, पुनर्निवेशित आय और इंट्रा कैपिटल कंपनी लोन के मार्फत निवेश किया जा सकता है। उनका हिस्सेदारी इस आधार पर हो सकती है। इसमें इक्विटी कैपिटल के अंतर्गत विदेशी प्रत्यक्ष निवेशक की
अपने देश के अलावा किसी अन्य देश के उद्यम के शेयरों की खरीद करके वह अपनी भागीदारी तय कर सकता है, स्वामित्व प्राप्त कर सकता है। अर्थात विदेशी प्रत्यक्ष निवेशक अपने देश के अलावा किसी अन्य देश के उद्यम में शेयरों को खरीद सकता है। पुनर्निवेशित आय से तात्पर्य क्या है? इसमें प्रत्यक्ष निवेशकों द्वारा की गई कमाई शामिल होती है, जिसे किसी कंपनी के सहयोगों द्वारा लाभांश के रूप में वितरित नहीं किया जाता। पुनर्निवेशित आय को वापस से निवेश कर दिया जाता है। यह कंपनी के जो शेयर होल्डर्स होते हैं, सहयोगी होते हैं, उनके अंदर इसके लाभांश का वितरण नहीं किया जाता है। यह कमाई प्रत्यक्ष निवेशक को प्राप्त नहीं होती है, बल्कि इसका पुनर्निवेश कर दिया जाता है। और तीसरा है इंट्रा कंपनी लोन, यानी लेन देन में प्रत्यक्ष निवेशकों या उद्यमों अर्थात संबंधित उद्यमों के बीच अल्पकालिक या दीर्घकालिक उधार और निधियों का उधार शामिल करके इंट्रा कंपनी लोन की गतिविधि को संपन्न किया जाता है। इसके अंतर्गत लेन देन में प्रत्यक्ष निवेशक और संबंधित उद्यमी के बीच एक अल्पकालिक और दीर्घकालिक लेन देन होता है। इस तरह से कहा जा सकता है कि एफडीआई के 3 घटक हैं। अब हम बात करते हैं कि भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की क्या स्थिति है। भारत सरकार को वर्ष 2020 में अप्रैल से अगस्त माह के दौरान 35.73 बिलियन अमेरिकी डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त हुआ है, जो किसी भी वित्तीय वर्ष के पहले 5 माह में प्राप्त विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अधिकतम मात्रा है। यानी 35.73 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश अप्रैल 2020 से अगस्त 2020 के बीच प्राप्त हुआ। इसके अलावा भारत में एफडीआई अप्रैल 2020 से जून की तिमाही की जब हम बात करते हैं तो इसमें सकल घरेलू उत्पाद 23.9% रहने के बावजूद, यानी जीडीपी 23.9 अर्थात 24% के आसपास रहने के बावजूद एफडीआई में के प्रवाह में वृद्धि देखी गई है। अर्थात एफडीआई में बढ़ा है इसी तिमाही में, पहली तिमाही में 2020 की। इसके बाद दूसरी बात आती है कि एफडीआई वर्ष 2019-20 में 31.60 बिलियन अमेरिकी डॉलर की तुलना में वर्ष 2020-21 के पहले 5 माह में 13% यानी 35.73 बिलियन अमेरिकी डॉलर प्राप्त हुआ। ये एक उल्लेखनीय उपलब्धि है भारत के लिए कि वर्ष 2019 के पूरे वर्ष की तुलना में 2020-21 के पहले 5 माह में ही पिछली एक वर्ष की एफडीआई की तुलना में 13% अधिक प्राप्त होता है, यानी 35.73 बिलियन अमेरिकी डॉलर। इसके बाद एफडीआई के कुल अंतर्वाह में 55% की वृद्धि हुई, अर्थात वर्ष 2008 से 2014 के 231.37 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर वर्ष 2014 से 20 में 358 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा। ये एक उल्लेखनीय उपलब्धि कही जा रही है कि वर्ष 2008 से 2014 के बीच 231.37 बिलियन अमेरिकी डॉलर एफडीआई प्राप्त हुआ। 2014 से 2020 यानी अगले 6 वर्षों में यह 358.29 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा, जो पिछले 6 वर्षों के एफडीआई के मात्रा से 55% अधिक प्राप्त हुआ। ये भी भारत के लिए एक उल्लेखनीय उपलब्धि कही जा सकती है, क्योंकि विदेशी पूंजी का किसी भी देश के आर्थिक विकास में, उद्यमों में, फर्मों में बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। वर्ष 2020 में अप्रैल से अगस्त माह के दौरान एफडीआई के 3 घटकों में 27.10 बिलियन अमेरिकी डॉलर एफडीआई रहा। एफडीआई के इक्विटी प्रवाह के जो 3 घटक ऊपर बताए गए, उनमें यह
वित्त वर्ष के पहले 5 माह के लिए एफडीआई के इक्विटी प्रवाह की उच्चतम मात्रा बताई गई और साथ ही वर्ष 2019-20 के पहले 5 माह यानी अप्रैल से लगा करके अगस्त में 23.35 यानी पिछले वर्ष की तुलना में यह 16% अधिक प्राप्त हुआ। इस तरह से सरकार द्वारा जो एफडीआई की नीति भारत सरकार ने बनाई है उस नीति को वर्तमान में और अधिक पारदर्शी बनाए जाने की आवश्यकता है, क्योंकि ये कहा गया कि एफडीआई का रोल किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में बहुत महत्वपूर्ण होता है और विदेशी पूंजी को आकर्षित करने के लिए सरकार को एक सुगम, सरल और सहज नीति भारत सरकार ने बनाई है। जैसा कि मैंने पहले भी चर्चा करी है कि 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद निरंतर भारत सरकार इस दिशा में आगे बढ़ रही है और आज भारत दुनिया के शीर्ष देशों में शामिल है जहां बड़ी मात्रा में एफडीआई प्राप्त हो रहा है। अंकटाड यानी एक रिपोर्ट जारी की गई, विश्व निवेश रिपोर्ट, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2020 के अनुसार वर्ष 2019 में सबसे अधिक एफडीआई प्राप्त करने वाले देशों में भारत का स्थान 9वां रहा। यानी भारत 9वें स्थान पर सबसे अधिक एफडीआई प्राप्त करने में सफल रहा। इसका मतलब विश्व के निवेशकों का भारत की अर्थव्यवस्था की तरफ रुझान है और यह एक शुभ संकेत है, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि विदेशी पूंजी का योगदान किसी भी देश की अर्थव्यवस्था, विशेषकर भारत जैसी उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब हम बात करते हैं कि एफडीआई को बढ़ाने के लिए सरकार ने क्या क्या प्रयास किए हैं। वर्ष 2020 में इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण के लिए उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के तहत सरकार ने इन योजनाओं को और अधिक आकर्षित बनाने के लिए अधिसूचित किया है, यानी उसको नोटिफाई किया है। और अधिक सुधारों के साथ और अधिक इसमें प्रोत्साहन देते हुए सरकार ने इसको उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना को सरल बनाया है ताकि विदेशी निवेशक इसका फ़ायदा उठा करके और भारत के फर्मों में पैसा लगा सके। वर्ष 2019 में केंद्र सरकार द्वारा कोयला और खनन जैसी गतिविधियों में भी ऑटोमेटिक रूट यानी स्वचालित मार्ग के तहत 100% एफडीआई की अनुमति देने के लिए पिछली नीति जो एफडीआई नीति 2017 थी उसमें भी संशोधन किया। अब कोयला और खनन संबंधी गतिविधियों के लिए भी एक तरह से ऑटोमेटिक रूट तय कर दिया है, अर्थात इसमें स्वचालित ढंग से 100% तक विदेशी निवेशक इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये एक अच्छा प्रयास भारत सरकार के द्वारा नीति में किया गया। इसके अलावा सरकार द्वारा डिजिटल क्षेत्र में 26% एफडीआई की अनुमति दी गई। इस क्षेत्र में भारत में अनुकूल जनसांख्यिकी, पर्याप्त मोबाइल एवं इंटरनेट उपभोक्ताओं के उच्च एफडीआई प्राप्ति की संभावना विद्यमान है, जो बड़े पैमाने पर खपत एवं प्रौद्योगिकी को आकर्षित और अधिक प्रभावी बना सकती है, क्योंकि यहाँ विदेशी निवेशकों द्वारा इस क्षेत्र में और अधिक निवेश किए जाने की संभावनाएं हैं, बाजार में और अधिक गुंजाइश है। इसलिए सरकार ने इस क्षेत्र में और अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है, यानी इस नीति को और अधिक सरल बनाया जाना चाहिए। विनिर्माण क्षेत्र में पहले से ही 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को अनुमति दी जा चुकी है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि आगे इसमें अनुबंध निर्माण, जिसको कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कहा है, इसमें भारतीय संस्थाओं में स्वचालित मार्ग के तहत 100% निवेश की अनुमति दी जाएगी, बशर्ते कि ये एक अवैध अनुबंध के तहत ही कार्य किया जाए। अर्थात विनिर्माण क्षेत्र के साथ साथ कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग, अनुबंध विनिर्माण में भी इसको 100% तक बढ़ाया जाएगा। साथ ही
विदेशी निवेश सुविधा पोर्टल, जिसको फॉरेन इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन पोर्टल कहा है, निवेशकों को एफडीआई की सुविधा देने के लिए भारत सरकार का एक ऑनलाइन एकल बिंदु इंटरफेस है। इसे उद्योग और आंतरिक व्यापार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के संवर्धन विभाग द्वारा एडमिनिस्टर किया जाता है, उसको चलाया जाता है, उसकी मॉनिटरिंग की जाती है। इस पोर्टल के मार्फत भी विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने में मदद मिलेगी। उन्हें ऑनलाइन सारी जानकारी एकल बिंदु यानी सिंगल पॉइंट के आधार पर दी जाएगी, ताकि उन्हें अनावश्यक परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। ये भारत सरकार के द्वारा किए गए कुछ प्रयास हैं हाल ही में। इसके बाद प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की वृद्धि भारत में भविष्य में होगी, इस बात की संभावनाएं टटोलने के लिए भी सरकार ने अध्ययन करवाया, और उस अध्ययन में निकल कर के आया कि सरकार चाहे तो ट्रेनों, हवाई अड्डों के निर्माण के लिए भी इस तरह की प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकती है। विदेशी निवेशकों द्वारा इसमें रुचि दिखाई गई है। इनमें और अधिक विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए नीतियों में सरकार सुधार करने को तैयार है। मार्च 2020 में सरकार द्वारा जो नॉन रेजिडेंट इंडियंस हैं, अनिवासी भारतीय हैं, उनको एयर इंडिया में 100% हिस्सेदारी की अनुमति दे दी है। तो जैसा मैंने कहा कि हवाई अड्डों और ट्रेन संचालन, निजी क्षेत्र में भी ट्रेन संचालनों के क्षेत्र में भी अब सरकार और अधिक निवेश की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए नीतिगत बदलाव कर रही है, और आशा है आने वाले समय में इन क्षेत्रों में भी विदेशी निवेश को अनुमति मिलेगी। साथ ही रक्षा विनिर्माण, जिसको डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, जो कि बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है, इसमें भी सरकार ने मई 2020 में ऑटोमेटिक रूट के तहत एफडीआई की सीमा 49 से बढ़ाकर के 74 कर दिया है, 49 से बढ़ाकर 74 कर दिया, अर्थात विदेशी निवेशकों की भागीदारी इसमें भी बढ़ा दी है। अब वो स्वचालित मार्ग से खुद रक्षा विनिर्माण क्षेत्र में भी निवेश कर सकते हैं। इस तरह सरकार एक के बाद एक क्षेत्रों में भी विदेशी निवेशकों को, विदेशी पूंजी को आकर्षित करने के लिए तमाम प्रयास कर रही है। भारत में एफडीआई आने के मोटे तौर पे 2 मार्ग हैं, जिसमें एक तो स्वचालित रूट है, जिसको कहा है कि विदेशी संस्था को सरकार या आरबीआई की पूर्व स्वीकृति लेने की आवश्यकता नहीं है। यानी ऑटोमेटिक रूट वो रूट होता है जिसमें कोई भी विदेशी निवेशक स्वयं सीधे आकर के निवेश कर सकता है, उसमें सरकार से अथवा आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से भी अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होती है। ये स्वचालित मार्ग कहलाता है, जिसमें किसी से भी अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा सरकारी मार्ग, गवर्नमेंट रूट, इसमें विदेशी संस्थाओं को या निवेशकों को सरकार की स्वीकृति लेना आवश्यक होता है। इस तरह से कहा जा सकता है कि इन दोनों मार्गों से विदेशी निवेशक भारत की फर्मों में निवेश कर सकते हैं। साथ ही जो विदेशी निवेश सुविधा पोर्टल, जिसको हमने फॉरेन इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन पोर्टल के नाम से हम जानते हैं, उस पोर्टल के माध्यम से भी एप्लीकेशन डाल करके एकल खिड़की निकासी, सिंगल विंडो क्लियरेंस की सुविधा विदेशी निवेशक प्राप्त कर सकते हैं। इस रूट से भी उनको स्वतः ही अनुमति मिल जाती है, उन्हें अप्रूवल मिल जाती है। तो इस तरह से ये बेसिकली 3 रूट हैं जिनके मार्फत विदेशी निवेशक हमारे यहाँ निवेश कर सकते हैं। इस तरह से कहने का तात्पर्य कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आर्थिक विकास के लिए, किसी भी देश के सर्वांगीण विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और इसमें भारत के आर्थिक विकास के लिए गैर ऋण वित्त के स्रोत के रूप में भी इसे काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। इसलिए आवश्यकता है कि सरकार को एफडीआई को और अधिक आकर्षित बनाने के लिए, उसको और अधिक इन्वाइट करने के लिए, और उसको और अधिक आकर्षित करने के दृष्टि से नीतियों में निरंतर सुधार करने की आवश्यकता है, और सरकार इस दिशा में आगे बढ़ रही है।
लेकिन साथ ही ये चीज़ भी ध्यान रखने की है कि इस एफडीआई की होड़ में किसी तरह की आर्थिक संप्रभुता या किसी तरह की वित्तीय संप्रभुता पर कोई आँच नहीं आए। साथ ही भारत की एकता, अखंडता, कला, संस्कृति, साहित्य पर भी किसी तरह की आँच नहीं आनी चाहिए। ये सरकार को देखना होगा। इस तरह से हम कह सकते हैं कि एफडीआई किसी भी देश के आर्थिक विकास में बहुत महत्वपूर्ण है और इसे निरंतर और अधिक आकर्षक बनाने के लिए, इसको इन्वाइट करने के लिए सरकार की तरफ से एक पारदर्शी और सहज और सरल नीति बनाई जानी चाहिए। इसके बाद हम अगले टॉपिक की चर्चा करेंगे कि विदेशी पूंजी का भारत की अर्थव्यवस्था में क्या योगदान है। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।